हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों के विषय में। हिंदुओं के धार्मिक और सुधार आंदोलनों के समान ही भारतीय मुसलमानों में भी अनेक प्रकार के सुधार आंदोलन हुए। मुसलमानों में नवजागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे आया। इसका कारण था कि प्रारंभ में मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और अपने पुरातन पंथी इस्लाम से जुड़े रहे। 19वीं सदी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ मुड़े। धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवियों का उदय हुआ, जिन्होंने कई मुस्लिम सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। सबसे पहले आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ सर सैयद अहमद खान ने किया तथा इस्लाम धर्म में फैली सामाजिक कुरीतियों, पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा। 1864 में कलकत्ता में सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सोसाइटी ने कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद करना आरंभ, जिससे मुस्लिम समाज पाश्चात्य संस्कृति व विचारों से परिचित हुए। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद कहा जाता है, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन में उनके सहयोगी अल्ताफ हुसैन, हाली, चिराग अली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिवली नौमानी आदि थे। सर सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक थी। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं। इनके समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना था। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के विषय में। 19वीं सदी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया अहमदिया आंदोलन, इसकी शुरुआत पंजाब के गुरुदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवादी ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्रभावित था। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की है। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया। बात करते हैं देवबंद आंदोलन के विषय में। मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की। इन्होंने देवबंद में इस्लामी मदरसे की भी स्थापना की। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों में कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना व विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। यह अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का था। यह स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। इसने सर सैयद अहमद खान के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया। अब बात करते हैं सिख धर्म सुधार आंदोलनों के विषय में। निरंकारी आंदोलन, जो 1783 से 1855 ईस्वी तक चला, इसकी स्थापना बाबा दयाल दास ने की। इन्होंने मूल सिख धर्म के अनुसार जीवन यापन करने व निरंकार की साधना के आधार पर इस आंदोलन का गठन किया। निरंकार की साधना यानी निराकार ईश्वर की पूजा करना। इस आंदोलन ने प्रगतिशील सुधारों जैसे ज्योतिष व पंचांग में विश्वास न करना, मांस भक्षण न करना, मद्यपान न करना, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर साधारण कर्मकांड करना आदि विचारों को बढ़ावा दिया। नामधारी आंदोलन कुका आंदोलन का परवर्ती है, जो 1816 से 1885 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक बाबा राम सिंह थे। 1857 में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किए गए खालसा पंथ की स्थापना एवं उद्देश्यों के तर्ज पर ही इस आंदोलन का गठन किया। इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए, जैसे महिलाओं की समानता की मांग की, विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दी, दहेज प्रथा का अंत व बाल विवाह का उन्मूलन आदि की मांग की।
नामधारियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सिख सैनिकों के बीच अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म प्रचारक भेजे। नामधारी आंदोलनकारी भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्षरत रहे व ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते रहे। बात करते हैं सिंह सभा आंदोलन के विषय में। तत्कालीन सामाजिक बुराइयों के विरोध में सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया तथा ज्ञानी सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1873 को अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सिख धर्म के मूल स्वरूप के आधार पर जीवन यापन करने के लिए सिखों को प्रेरित करना। प्रजातांत्रिक आधार पर गठित इस सभा का संचालन एक निर्वाचित कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। सिंह सभा ने गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन का कार्य करने के लिए गुरुमत ग्रंथ प्रचारक सभा का गठन किया। अमृतसर की सिंह सभा के अनुकरण में लाहौर सिंह सभा की स्थापना की गई व खालसा दीवान नामक संस्था की स्थापना अमृतसर में की गई। हालांकि विचारधारा के आधार पर दोनों सभाओं में मतभेद था, फिर भी एक सिख महाविद्यालय की स्थापना हेतु दोनों ने सहयोग किया। सिख धर्म सुधारकों ने 1905 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर को ब्राह्मण पुरोहितों, मूर्तियों, हिंदू कर्मकांडों से मुक्त किया। अब बात करते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के विषय में। 1920 से पहले गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का वर्चस्व था। अंग्रेजों ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए इन महंतों को अपना पूरा समर्थन दिया। साथ ही इनका प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भी किया। उस समय राष्ट्रवादी दो प्रमुख घटनाओं से आक्रोश में थे। पहली, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को विश्वासघाती कहते हुए उनके विरुद्ध आदेश जारी करना। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को सरोपा भेंट कर सम्मानित करना। हालांकि सरकार ने इस आंदोलन का दमन करना चाहा, किंतु जनमत के आगे उसे झुकना पड़ा। 1922 में सरकार ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया, जिसे 1925 में संशोधित किया गया। कालांतर में यह आंदोलन 3 धाराओं में बंट गया। पहला उदारवादी तथा राष्ट्रवादी सुधारक के रूप में, दूसरा ब्रिटिश सरकार समर्थक के रूप में और तीसरा जो सिख सुधार आंदोलन की धारा थी वो सिख सांप्रदायिकतावादी राजनीतिक मंच के रूप में बंट गए। में शिक्षा एवं विचारधारा के संपर्क में आने के बाद न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषण तंत्र से हमारा परिचय हुआ, बल्कि अपने ही देश और समाज की पुरातनपंथी व रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से हमारा परिचय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका पश्चिमी शिक्षा एवं विचारधारा ने अदा की। जातीय आधार पर विभाजन भी इनमें से एक प्रवृत्ति थी। इस क्रूर प्रवृत्ति से समाज इस तरह ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त हुआ कि ऊंची जातियां निचली जातियों को अस्पृश्य व अछूत मानने लगीं। भारत में 19वीं सदी में लागू की गई ब्रिटिश नीतियां प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जातीय आंदोलनों को बढ़ावा देने में सहायक रहीं। अंग्रेजी शासन ने जाति प्रथा को क्षीण करने के लिए जातीय निर्योग्यता अधिनियम 1850 एवं विशेष विवाह अधिनियम 1872 जैसे प्रावधान लागू किए, किंतु 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी की हस्तक्षेप की नीति ने जाति प्रथा की स्थिति को ज्यों का त्यों रहने दिया। बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो व शासन करो की नीति अपनाते हुए सांप्रदायिक भेदभाव की तर्ज पर जातिगत भेदभाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 1901 की जनगणना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक दर्जे यानी स्तर को स्वीकार कर अलगाववादी प्रवृत्ति व जातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। प्रशासनिक एक रूपता व भौगोलिक एकीकरण ने जातीय आंदोलन को शुरू करने में सहायता दी। संचार व रेल व्यवस्था ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया, जिसने जातीय आंदोलन की चेतना फैलाने में सहायता मिली। जातीय आंदोलन की प्रकृति सुधारात्मक थी, जो निम्न जातियों की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए चलाए गए। प्रमुख जाति सुधारकों ने धर्मशास्त्रों व ब्राह्मणों का भी विरोध किया तथा परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को नकारते हुए परिवर्तन पर बल दिया। सामाजिक समता, समानता व मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। इस आंदोलन का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं रहा और ये कांग्रेस से भी अलग थलग रहे। इन आंदोलनों का रवैया ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थनवादी का था। प्रमुख जातीय आंदोलन में पहले है सत्य शोधक समाज की, जिसकी स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में की। यह निम्न जातियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र में स्थापित एक संस्था थी। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्यता के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला व उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म व दीनबंधु प्रमुख हैं। अब बात करते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, जिनकी शुरुआत नारायण गुरु के नेतृत्व में हुई। यह एझावा, जो कि केरल की एक जाति है, उनके द्वारा शुरू किया गया नारायण गुरु के नेतृत्व में, इसलिए इसका लोकप्रिय नाम एझवा आंदोलन किया गया था। इसमें एझवा जाति के सदस्यों के मंदिरों व सार्वजनिक जगहों में प्रवेश की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। 1920 ईस्वी में इसका संबंध गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन से स्थापित हुआ। कालांतर में इन्होंने साम्यवादियों का प्रबल समर्थन किया। महार आंदोलन 19वीं सदी में महाराष्ट्र के अछूत महारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व गोपाल बाबा मावलंकर ने किया। उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय घोषित करते हुए सेना एवं सिविल सेवाओं में अधिकार एवं नौकरियों की मांग की। 1920 में इसका नेतृत्व BR अम्बेडकर ने संभाला। इस आंदोलन के अंतर्गत तालाबों, मंदिरों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के उपयोग की मांग के अलावा महारों द्वारा गांव की मुखिया के घर पारंपरिक रूप से किया जाने वाला सेवा कर महार वतन को समाप्त करने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सामूहिक पहचान दिलाने के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए भी संघर्ष किया। बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन के विषय में। EV रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने 1925 में तमिलनाडु में इस आंदोलन का आरंभ किया। सामाजिक न्याय व गैर ब्राह्मणों के मुद्दे पर 1925 में नायकर ने कांग्रेस छोड़ दी। इसका मुख्य उद्देश्य गैर ब्राह्मण समुदाय को जागृत करना था। इसमें धर्म एवं धर्म ग्रंथों के उन सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया जिनसे सामाजिक विषमता बढ़ती है एवं गैर सवर्णों तथा स्त्रियों की दशा खराब होती है। उन्होंने तार्किक आधार पर समाज के पुनर्गठन की वकालत की। नायकर ने महिलाओं के दमन का विरोध तथा उनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किया, किंतु सामाजिक आधार पर यह आंदोलन गैर ब्राह्मण वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहा। यही इस आंदोलन की कमजोरी बनी। 1944 में इस आंदोलन का जस्टिस पार्टी के साथ विलय हो गया तथा द्रविड़ कड़गम के जन्म के साथ इसने राजनीतिक रूप ले लिया। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। जस्टिस पार्टी, जो 1916 में मद्रास के गैर ब्राह्मणों, जिसमें TM नायर, पी त्यागराज चेट्टियार, RCN मुदालियर ने दक्षिण भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की व जस्टिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह आंदोलन मुख्यतः गैर ब्राह्मणों पर केंद्रित था, किंतु उच्च जाति के समृद्ध लोगों तक सीमित था, जिन्होंने शिक्षा, सेना व राजनीतिक स्तर पर ब्राह्मणों की वर्चस्व का विरोध किया व सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की। हम बात करते हैं कांग्रेस व हरिजन आंदोलन के विषय में। 1931 में कराची अधिवेशन में जाति निरपेक्ष आर्थिक और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया। गांधी जी ने छोटी जाति के लोगों के शोषण को समाप्त करने, उनके बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करने, उन्हें मंदिरों, विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों में प्रवेश का हक दिलाना आदि कार्य किए। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हुए छुआछूत को जड़ से मिटाने की वकालत की। कालांतर में उन्होंने इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन किया, जिसे प्रति माह उन सार्वजनिक स्थलों की सूची जारी की जाती थी जिन्हें अछूतों के प्रयोग हेतु खोल दिया जाता था। उन्होंने हरिजन कल्याण कार्य को कभी राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हरिजन को सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हरिजन अभियान का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज का शुद्धिकरण था। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख सामाजिक, धार्मिक व जाति सुधार आंदोलन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।